बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कल DGISPR साहब कह रहे थे वो झूठ है कि पाकिस्तान की फ़ौज का सियासत में कोई किरदार नहीं है। पाकिस्तान के सबसे मकबूल सियासी लीडर को इस वक्त जो नाकर्दा जराइम की सज़ा दी जा रही है वो पाकिस्तान के फ़ौजी जर्नैल आसिम मुनीर साहब और उनके चंद साथी मिलकर दे रहे हैं। इसमें सियासतदान कभी भी इस लेवल तक नहीं जाते। सियासतदान मामला फ़हम होते हैं, वो जानते हैं कि जितना जुल्म हम करेंगे कल को हमें भी ऐसी जुल्म की चक्की में पिसना पड़ेगा। बहरहाल ये इमरान खान साहब का मामला है, मुलाकातें उनकी बंद की हुई हैं। बार बार उनके वकला अदालत को बताते हैं कि जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक लार्जर बेंच के फैसले के बावजूद लगभग 6-8 महीने हो गए हैं इमरान खान साहब से कोई मुलाकात नहीं करवाई जा रही। बल्कि जो तौहीन अदालत की उन्होंने दरख्वास्त दायर की कि अदालती फैसले पर अहकामात पर अमल नहीं कर रहा सुप्रिटेंडेंट ऑफ अडयाला जेल, इसके ऊपर भी समाप्त नहीं हो रही। तौहीन अदालत की दरखास्त भी नहीं सुनी जा रही। तो यहां तक तो सूरत हाल पहुंची हुई है। तो निज़ाम किस तरीके से किसी को दीवार से लगाता है। देखें, रिजवी बरादरान की तरह हैं, आप उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं, मुझे उनके तर्ज सियासत से बड़ा इख्तलाफ है। वो जिस तरीके से अपने मुखालफीन के साथ गालम गलोच करते हैं, मुझे उससे इख्तलाफ है। लेकिन इसके बावजूद उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई होनी चाहिए वो कानून के मुताबिक होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप एक मजमे के ऊपर गोली चलाएं और एक तरफा फायरिंग करके बहुत सारे लोगों को जाँ बहक कर दें, शहीद कर दें, और वहां से आप लाशें तक उठाकर ले जाएं और लाशें आप इस शर्त के ऊपर दें लोगों को कि आप नमाज जनाजा खामोशी से पढ़ेंगे और आप मुकदमा दर्ज नहीं करवाएंगे हुकूमत के ऊपर, और सारा मुद्दा आप दबा दें। और उसके बाद जो दो वहां पे भाई हैं, खादम रिजवी के दोनों बेटे साद रिजवी और अनस रिजवी, उन दोनों को गायब कर दिया जाए। लगभग 7 महीने हो गए हैं। कुछ मालूम नहीं है कि इनको आसमान खा गया या ज़मीन निकल गई, कोई पता नहीं चल रहा दोनों भाई कहाँ गए। और मैं आपको पहले दिन से एक बात बता रहा हूं कि ये इंटेलिजेंस एजेंसियों की जबरी हिरासत में है। इनको जबरी तौर पे गुमशुदा किया हुआ है और ये एक और केस है पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगियों के हवाले से। DGISPR ने जो स्टेटमेंट दिए एक दिन पहले, उन स्टेटमेंट्स की दुर्गत बन गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक एक फैक्ट निकाल निकाल के जो है वो सामने रखा कि जनाब DG साहब आप तो झूठ बोल रहे हैं, सियासत में तो आपका बेहतरीन किरदार है। देखिए, सियासत में किरदार है तो पाकिस्तान यहां तक पहुंचा है ना। पाकिस्तान में आज तक सियासतदानों ने इतनी सियासत नहीं की जितनी सियासत पाकिस्तान में जर्नैलों ने की है। यानी ये सियासतदानों ने कहा कि जनरल बाजवा ने जितनी सियासत की उतनी सियासत तो हमने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं की जितनी हमने जनरल बाजवा को 1-2 साल में करते हुए देख ली। और आसिम मुनीर साहब भी उसी नक्शे कदम पे चल रहे हैं, वो भी सियासत कर रहे हैं। तो DGISPR का जो बयान है वो गलत बयान नहीं है। वो झूठ बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज का या जर्नैलों का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। उनका सियासत से गहरा ताल्लुक है और पाकिस्तान में जितनी भी सियासत हो रही है उसमें मरकजी किरदार पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ही है। देखें ना, 4 मरतबा जो मार्शल लॉ लगाया, ये कारपोरेशन वालों ने तो नहीं लगाया पाकिस्तान में, या महकमा डाक वालों ने तो नहीं लगाया, या कोई ट्रैफिक वार्डन आगे थे उन्होंने आगे मार्शल लॉ लगा दिया। पाकिस्तान में मिलिट्री जर्नैलों ने लगाया ना 4 मरतबा मार्शल लॉ, हुकूमतें गिराई बनाई सारा कुछ किया, ये मिलिट्री जर्नैलों ने किया। कोई महकमा तालीम ने तो नहीं किया था, या स्कूल के हेडमास्टरों ने मिलकर तो मार्शल लॉ पाकिस्तान में नहीं लगा दिया था। ये मार्शल लॉ पाकिस्तान में पाकिस्तान की फौज ने लगाया था और पाकिस्तान के जर्नैलों ने ये जो किया पाकिस्तान के साथ उन्होंने ही किया। तो लोग अब एतबार करते नहीं हैं और उसकी वजूहात भी है। देखिए, जिस तरह के लोगों को ये चुनकर लाए हैं वो अपनी अयाशी में लगे हुए हैं। एक बड़ी ज़बरदस्त बात की तैमूर झगड़ा साहब ने, उन्होंने बताया कि इंडिया IMF के प्रोग्राम में भी नहीं है। इंडिया के पास जो है वो पैसे भी पाकिस्तान से ज़्यादा हैं। इंडिया एक तगड़ा मुल्क है, बड़ा मुल्क है, उनके पास वसाइल भी ज़्यादा हैं, उनके सूबे बहुत अमीर हैं। लेकिन उनके अमीर तरीन सूबों में से भी किसी सूबे के गवर्नर ने, वज़ीर आला ने या किसी उनके हाकिम ने गल्फ स्ट्रीम जैसा अयाशी वाला महंगा जहाज़ नहीं लिया। जबकि पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में भी है, फिर भी मरियम नवाज ने गल्फ स्ट्रीम का महंगा तरीन जहाज़ जो अयाशी वाला जहाज़ है वो ख़रीदा अपने लिए, अपनी सहूलत के लिए, अपनी फैमिली की सहूलत के लिए उन्होंने ये जहाज़ लिया। तो देखें ना, इंडिया की इकॉनमी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। वो फैसला करते हैं तो उनको ये पता होता है कि पब्लिक का इम्पैक्ट आएगा। पाकिस्तान की इकॉनमी कहाँ से कहाँ गिर गई और पाकिस्तान के हालात कहाँ से कहाँ पहुँच गए, क्योंकि हुक्मरानों को पता है कि अवाम से वोट लेकर तो हमने आना नहीं है। जब दिल करेगा जूते पॉलिश करेंगे, इक़्तिदार में आ जाएंगे।
झूठे वादे कर करके इन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाया। 300 यूनिट तक इन्होंने पाकिस्तानियों को बिजली मुफ्त देनी थी। ये वादे मैंने आपको निकाल कर सुनाए हैं, एक मरतबा नहीं कई मरतबा निकाल कर सुनाए हैं कि 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त फराहम करनी थी पाकिस्तानियों को। PMLN ने, पीपल्स पार्टी ने और इस्तेकाम पार्टी, इन्होंने वादे किए हुए थे कौम के साथ कि 300 यूनिट तक जो बिजली इस्तेमाल करेगा उसको बिल ही नहीं आया करेगा, फारिग। अब जो 300 यूनिट तक की बिजली है उसको इतना महंगा कर दिया कि 5-5, 6-6 गुना लोगों को बिल आ रहे हैं। बल्कि जो थोड़ी बहुत सब्सिडी बीच में रह गई थी IMF के ऑर्डर के ऊपर, वो सब्सिडी भी अब ये खत्म कर रहे हैं। ये इन्होंने पाकिस्तानियों के साथ किया कि जो बिजली मुफ्त देनी थी उसके ऊपर इजाफी ना सिर्फ टैक्सेस लगा दिए, बल्कि उसके ऊपर जो थोड़ी बहुत बचत थी, जो थोड़ी बहुत सब्सिडी थी, वो भी खत्म कर दी गई है। नाजरीन, पाक फौज और अवाम के बीच में जो एक खलीज पैदा हुई, ये जर्नैलों की सियासत की वजह से हुई। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी लोग किसी सियासतदान की वजह से या किसी स्टेटमेंट की वजह से या किसी एक शख्स के नज़रिए की वजह से पाकिस्तान की फ़ौज से दूर हो गए, या एक जो खलीज पैदा हुई वो इस वजह से हुई। नहीं, ये नहीं है। वजह यह है कि जर्नैलों ने ऐसी घटिया सियासत की पाकिस्तान में जिसकी वजह से अवाम फ़ौज जैसे इदारे से दूर हो गई। हालांकि ये कुर्बानी भी देते हैं, जाने कुर्बान करते हैं, सरहदों की हिफाजत भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग इनसे दूर हो गए और वो चीज़ें खुल गई जो माजी में कभी नहीं खुली थी कि इनके बेशुमार कारोबार हैं, बहुत सारी और चीज़ें हैं, अपने मफादात हैं, ये चीज़ें कभी नहीं खुली थी। मिसाल के तौर पे ये वज़ीराबाद में ये अहमद बुबक साहब ने एक वीडियो शेयर की है। ये वीडियो देखें आप, इसमें सारी कहानी है। वज़ीराबाद के अंदर मार्का हक के बाद जो है वो एक अजीमुशान रैली निकाली गई और इसमें पाक फ़ौज के साथ इज़हार यकजहती किया गया। इसमें लिखा हुआ है, मार्का हक ने 1 साल मुकम्मल होने पर पाक फ़ौज के साथ इज़हार यकजहती। एक तरफ मरियम नवाज का फोटो है, एक तरफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का फोटो है। तो 5 बंदे यहां पे सिविलियन हैं और 5-6 बंदे जो हैं वो यहां पे टोटल 10 के करीब बंदे, बाकी जो है वो सुथरा पंजाब के वर्कर्स हैं। तो थोड़े से सुथरा पंजाब के वर्कर्स हैं और थोड़े से सिविलियन हैं। ये 10 लोग रैली निकाल रहे हैं पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए उस मुल्क में जहां पे 25 करोड़ लोग रहते हैं। देखिए, ये फौज के साथ क्या हुआ? क्या फौजियों ने कुर्बानी देना बंद कर दी? क्या फौजियों ने अपनी ट्रेनिंग बंद कर दी? क्या इंडिया हमला करेगा तो फौज नहीं लड़ेगी? क्या कोई और हमला करेगा तो फौज जवाब? सारा कुछ तो वैसे ही है। असल में जर्नैलों ने जो कुछ पाकिस्तान की अवाम के साथ कर दिया, उसकी वजह से जर्नैल जिस इदारे से ताल्लुक रखते थे उस इदारे से अवाम मुतनफर हो गई और दूर हो गई। ये पाकिस्तान की फौज को सोचना पड़ेगा कि फायदा ले जाते हैं चंद जर्नैल, वो अपने घर भर लेते हैं, वो अपने फायदे ले लेते हैं, वो अपने मफादात कमा लेते हैं, वो एक्सटेंशनें ले लेते हैं, वो इस्तिस्ना ले लेते हैं, उनकी मौजें लग जाती हैं, वो पूरी दुनिया में ताल्लुकात बना लेते हैं, उन्हें गिफ्ट भी मिलते हैं। लेकिन बतौर इदारा फौज को क्या मिलता है? ये तो फौज को सोचना पड़ेगा कि जब तक वो सियासत में मुदाखलत करते रहेंगे वो गैर मकबूल होते रहेंगे, अवाम उनसे दूर होती चली जाएगी, जैसा कि ये आप देख रहे हैं। एक और मिसाल आपको मैं देता हूं। ये ISPR ने नगमा जारी किया इसे 6 दिन पहले। मुझे अच्छी तरह याद है, ISPR का नगमा आता था ना तो 24 घंटे के अंदर 3 मिलियन लोग उसको देख लेते थे। यानी 50, 60, 70 लाख लोगों का देखना मसला ही कोई नहीं होता था। अब ये 6 दिन से नगमा लगा हुआ है ISPR का सोशल मीडिया पे और ये को 50,000 लोगों ने देखा है। 6 दिन हो गए इस नगमे को लगे हुए ISPR के अपने ऑफिशियल चैनल के ऊपर। आप अंदाजा करें कि इसके जो ऑफिशियल चैनल है 6.5 मिलियन इसके सब्सक्राइबर्स हैं, 6.5 मिलियन, और 1 लाख लोगों ने भी इस नगमे को नहीं सुना, इसको नहीं देखा। हालांकि इनको तो फायरवॉल भी नहीं लगता। हमें तो चलो पाकिस्तान में फायरवॉल लग जाता है, मोबाइल फ़ोन कंपनियों को इन्होंने कहा हुआ है कि रोको इनकी वीडियोस को, मुख्तलिफ तरीके इन्होंने बनाए हुए हैं, हमारी वीडियोस को रोकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन ISPR की वीडियोस को तो कोई नहीं रोकता ना। तो 50,000 तक ये सोचना पड़ेगा पाकिस्तान की फौज को कि लोगों को पाकिस्तान की फौज से दूर करने के लिए जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तानी तो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, पाकिस्तानी तो सीधे सीधे लोग हैं। ये वो जर्नैल जिम्मेदार हैं जिन्होंने इदारे को इस्तेमाल किया है। बहरहाल सोचेंगे जितनी जल्दी उतना अच्छा है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर बड़ी खौफनाक धमकी लगाई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि अगर ईरान ने डील ना की और जंगबंदी ख़त्म हुई तो ईरान में से एक बहुत बड़ा शोला निकलता हुआ देखेंगे आप। अब इतना बड़ा शोला तो एटम बम का ही निकलता है।
डोनाल्ड ट्रंप हर दूसरे तीसरे दिन ऐसी धमकी लगा देता है जिससे पूरी दुनिया डर जाती है कि पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के साथ क्या करने वाला है। वो कैमला हैरिस हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में इलेक्शन लड़ी थी सदारती, उन्होंने अब निकलकर स्टेटमेंट दिए डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। उन्होंने कहा जी कि इस जंग का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है, वो रशिया है। इस मसले की वजह से जो ट्रंप ने किया है और इसने रूस के ऊपर से पाबंदियां उठा दी, अब रशिया पैसे कमा रहा है। आपको मालूम है इसका मतलब क्या है? रूस ये पैसे किसी सूरत नहीं कमा सकता था अगर डोनाल्ड ट्रंप ये सब ना करता। तो मैं ट्रंप को बेवकूफ़ कहकर उसे फ़ायदा नहीं देना चाहूँगी। वो ख़तरनाक है और बहुत ख़तरनाक है। अमरीकी सिक्योरिटी और खुशहाली दांव पर लगी हुई है और वो उसका इन्हिसार इस बात पे है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करता है और डोनाल्ड ट्रंप क्या नहीं करता, इसके ऊपर उस बात का इन्हिसार है। डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी जंग अजीम के बाद किसी भी पार्टी से ताल्लुक हो, किसी भी अमरीकी सदर का, चाहे वो डेमोक्रेट है चाहे वो रिपब्लिकन है, अमरीका का वो पहला सदर है दूसरी जंग अजीम के बाद जिन्होंने अपने इत्तेहादियों के साथ अमरीकी ताल्लुकात की अहमियत का मजाक उड़ाया, यानी अमेरिकन के ताल्लुकात ख़राब कर दिए इत्तेहादियों के साथ। उन्होंने कहा हम सफारतकारी से बहुत कुछ हासिल कर सकते थे, ग्रीनलैंड भी हासिल कर सकते थे, मगर जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया वो ख़तरनाक है। ये पहला सदर है जिसने हमारे इत्तेहादियों से ताल्लुकात बिगाड़ दिए हैं, उनकी तौहीन की है, उन पर उंगलियां उठाई हैं, उनके साथ बदतमीजी की है और उनके नाम बिगाड़े हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। फिर उन्होंने कहा जी अमेरिका अब पहले से ज़्यादा नाकाबिले भरोसा हो चुका है, हम अपने दोस्तों के लिए गैर मोतबर हो चुके हैं, बतौर दोस्त नाकाबिले एतबार हो गए हैं और इसी बिना पर हम अपना असर रसूख भी खो चुके हैं। एक बात ईरान ने की है, ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची। डोनाल्ड ट्रंप पे तो चलो दबाव बढ़ रहा है अमेरिका के अंदर, लगातार बढ़ रहा है, बढ़ता चला जाएगा, लेकिन अब्बास अराक्ची ने एक स्टेटमेंट दिया है जिससे अमेरिका के अंदर घंटियां बजी हैं। एक तो उन्होंने कहा कि जब भी मामला सफारती तरीके से हल करने की जानिब बढ़ रहे होते हैं तो अमेरिका खतरनाक फौजी मुहिम जोई का इंतखाब करता है। अब ये अमेरिका इस्तेमाल हो रहा है या जानबूझकर कर रहा है, ये जो भी हो रहा है इसकी वजह से अमन खतरे में पड़ जाता है और डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी दलदल में फंस जाता है जिससे फिर वो निकलना उसके लिए मुश्किल होता है। उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने कहा जो भी आप करते हैं हर मरतबा नतीजा तो एक ही निकलता है, तो फायदा क्या आपको बार बार ये तजर्बात करने का? ईरानी कौम नहीं झुकेगी, वो हार नहीं मानेगी। ये बात कालीबाफ भी कहते हैं, ईरानी सदर भी कहते हैं, सुप्रीम लीडर की जानिब से जो बयान आता है वो भी यही है और अराक्ची भी यही कह रहे हैं कि जनाब हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम झुकेंगे नहीं, हम कोई ऐसी डील कबूल नहीं करेंगे जिससे हमारी कौम की बेइज्जती हो। एक और बात उन्होंने की कि सीआईए ने जो दावा किया था, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सीआईए ने दावा किया और खुफिया रिपोर्ट उनकी सामने आई, उनकी खुफिया रिपोर्ट के अंदर से दावा आया कि ईरान के पास अब भी उनके 70% मिसाइल बाकी हैं और 75% मिसाइल लॉन्च करने वाली जो मोबाइल व्हीकल्स हैं वो भी उनके पास सही सलामत मौजूद हैं। यानी ईरान अभी काफ़ी कैपेसिटी रखता है जंग लड़ने की, ये सीआईए ने बताया। ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन अब्बास अराक्ची ने कहा कि यह रिपोर्ट झूठी है। असल रिपोर्ट यह है कि हमारे पास अब 100% नहीं 120% हथियार है, क्योंकि ईरान के जितने हथियार इस्तेमाल हुए हैं उससे ज़्यादा हथियार ईरान ने मजीद बना लिए हैं। अब ये एक बड़ा खौफनाक दावा है, क्योंकि ये सब कहते रहे हैं जंग के दौरान भी कि ईरान रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर बड़ी तादाद में ड्रोन्स तैयार करता है और इन ड्रोन्स का अमेरिका के पास और उसके इत्तेहादियों के पास कोई हल नहीं है, वो इन्हें रोक नहीं पाते। तो एक तो दोबारा ये दावा किया ईरान ने कि हमने पहले से ज़्यादा हथियार तैयार कर लिए हैं, हमने मिसाइल भी तैयार किए हैं, ड्रोन भी तैयार किए हैं। तो अब जो पहले जंग शुरू हुई थी 28 फरवरी को, उस वक्त जो हमारा ज़ख़ीरा था मिसाइलों का और ड्रोन्स का, अब उससे 20% ज़्यादा है। ये अब्बास अराक्ची ने स्टेटमेंट दिया। देखें, जंग के मैदान में ना जब माहौल बना हुआ होता है जंग का, तो ऐसा ही होता है, लोग बढ़ा चढ़ा कर बात करते हैं और एग्जैजरेशन करते हैं, प्रोपेगेंडा वॉर भी चलती है। अगर सीआईए 70% कह रहा है और ईरान कह रहा है कि 120% है, तो इसका मतलब यह है कि ईरान के पास हथियार बहुत ठीक ठाक मौजूद हैं। और यही वजह है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी उस वक्त तक कोई लड़ाई में नहीं जाना चाहते जब तक कि सारी दुनिया अमेरिका के साथ नहीं मिल जाती। और फिलहाल दुनिया अमेरिका के साथ मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही, ये भी हमें नज़र आ रहा है। नादरीन, इस वीलॉग में एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जो कुछ गुज़िश्ता रात हुआ ना आपने हुर्मुज़ और उसके आसपास, उसकी वजह से ना कुछ चीज़ें बड़ी क्लियर हो गई। नंबर एक, इसका ईरान को फ़ायदा हुआ। फ़ायदा ये हुआ कि दुनिया भर की जो शिपिंग कंपनियां हैं उन्हें इस बात का आइडिया हो गया कि ईरान का इरादा क्या है और उसकी सलाहियत क्या है।
लिहाजा अब वो अमेरिका के ऊपर एतबार करके किसी किस्म का एडवेंचर नहीं करेंगी। अमरीकी बहरिया की मौजूदगी इस खित्ते में बेफायदा है, ये बात भी क्लियर हो गई कि वो किसी भी बहरी जहाज़ को स्कॉट करके वहाँ से नहीं निकाल पाएंगे, और अगर वो जहाज़ों को निकालेंगे भी तो ये मुस्तकिल तौर पे वो नहीं कर पाएंगे। हर जहाज़ को तहफ़्फ़ुज़ देना अमेरिका के बस में नहीं होगा, और कोई भी जहाज़ फायरिंग के इन हालात में इस खित्ते से बाहर नहीं निकल सकता। और एक ईरानी जो जैमर्स की एक सलाहियत है, वो भी कल रात को पता चली कि उनके जैमर्स कितने तगड़े हैं और कैसा सिस्टम उन्होंने इंस्टॉल किया है आबना हुर्मुज़ और उसकी सराउंडिंग में। तो अमेरिका को आइडिया हो गया, दुनिया को आइडिया हो गया, और ईरान को फ़ायदा हो गया। ईरान ने एक टैंकर पकड़ भी लिया है, और इस टैंकर का जो नाम है, ये दो नाम इसके सामने आए। एक तो जिनली इसका नया नाम है, पुराना नाम इसका ओशियन कोई है। ये बारबाडोस के झंडे के साथ ये टैंकर था। इस टैंकर को पकड़ लिया ईरान ने, और इसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि ईरान ने अपने बनाए हुए नए ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी पर इसे कब्जे में लिया है। और ये उस वक्त खिलाफ वर्जी कर रहा था जब ईरान ने कहा था कि इस एरिया को छोड़ के लंगर उठा के जहाज़ पीछे चले जाएं। ये टैंकर वहां से नहीं गया तो ईरान ने इसको पकड़ के अपने कब्जे में ले लिया। तो यहां से ईरान ने अपनी बालादस्ती भी इस रीजन में साबित की है। ईरानी 3 टैंकर्स भी अभी रिपोर्ट हुए हैं कि वो खाली टैंकर्स ईरानी टैंकर्स थे, और वो अमरीकी नाकाबंदी को तोड़ते हुए और उनको चकमा देकर बड़े आराम से वापस आबने हुर्मुज़ की तरफ पहुंच गए हैं, और वो दोबारा से अब रीफिलिंग करेंगे। तो अमेरिका पे उसके इत्तेहादियों की जानिब से प्रेशर तो बढ़ रहा है, और जब डोनाल्ड ट्रंप पे प्रेशर बढ़ता है और जब उसको दी हुई कोई भी ब्रीफिंग फारिग हो जाती है कि हम ये करेंगे तो ये हो जाएगा, जब वो करके देखते हैं तो ईरानी रिस्पॉन्ड करते हैं, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप हर मरतबा एक ही स्टेटमेंट देता है। जब ट्रंप की तवक्को के खिलाफ कुछ भी होता है तो डोनाल्ड ट्रंप एक ही बात करता है कि ये ईरानी बिल्कुल पागल है, हमारी उन लोगों से लड़ाई है जिनको बिल्कुल समझ नहीं है। ये हमेशा डोनाल्ड ट्रंप कहता है, और उस मौके पर कहता है जब उसे एक नया सरप्राइज मिलता है। अब तक के लिए इतने ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।